नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, साल भर में मोदी ने 4 राज्य तो जीत लिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। लेकिन सच यह है कि मोदी की खुद की कुर्सी, अपनी कुर्सी अभी भी कमजोर है। मोदी अभी भी अल्पमत में है। उनके पास सिर्फ, बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं और अभी भी मिस्टर मोदी बैसाखियों पर चल रहे हैं। अब इसीलिए मोदी लोकसभा में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और अल्टीमेटली जो उनका टारगेट है वो अपोजिशन पार्टी है। इंडिया अलायंस को तोड़ना ही उनका अल्टीमेट टारगेट है। अब इंडिया अलायंस की अगर आप संख्या देखें तो इस वक्त 234 है, 234 सांसद की, और अगर आप बीजेपी की संख्या देखें लोकसभा की तो 240 है। फर्क 5-6 सीटों का है। यानी अभी भी कोई बड़ा खेल हो जाए इधर से उधर का तो मोदी जी के लिए खतरा तो है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्चुअल पोजीशन लोकसभा की बता रही है। और इसीलिए मोदी जी हो या शाह साहब हो, डर तो है इंडिया अलायंस का। अब जानकारों के मुताबिक इंडिया अलायंस के 4 बड़े नेता, 4 टॉप नेता इस वक्त जो है वो बीजेपी के रडार पर है, मोदी शाह के रडार पर है। और इनसे हर तरह की पर्दे के पीछे डील हो रही है, इनसे मुलाकातें हो रही हैं, कोई ना कोई दूत जो है खबर लेकर जा रहा है और बातचीत हो रही। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 4 बड़े नेता हैं ये कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, इंडिया अलायंस को तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि मोदी के लोग इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि कांग्रेस से डिस्टेंस मेंटेन करिए। और जो स्थिति सामने दिख रही है उससे ऐसा लगता भी है। अब मिसाल के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, जहां सरकार चल रही है कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप में। झारखंड में मजबूत नेता हैं इंडिया अलायंस के, पहले भी थे और अब भी हैं। लेकिन आजकल मोदी और शाह के लोग उन पर डोरे डाल रहे हैं। अब उसकी वजह यह है कि ये जो बिहार चुनाव अभी हुआ दोस्तों, उसमें हेमंत सोरेन थोड़ा राहुल गांधी से भी नाराज़ थे, तेजस्वी यादव से भी नाराज़ थे, और उनकी पार्टी को इंडिया अलायंस की जो बहुत सी स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स हुई उसमें शामिल नहीं किया गया। फिर टिकट को लेकर भी कुछ मसले थे और अल्टीमेटली इस मौके को कैश करना चाहते हैं अमित शाह और मोदी के लोग। हेमंत सोरेन को, जैसे मैंने पहले कहा, डोरे डाले जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, ऑफ़र दिया जा रहा है और कोशिश हो रही है, मोदी की कोशिश है कि वो इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में आ जाए। पहले भी आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बीजेपी के साथ रही है, एनडीए में रही है। अब सवाल इस बात का है कि हेमंत सोरेन को ऑफ़र जो भी दिया जाए, जितना भी बड़ा ऑफ़र दिया जाए, गोल्डन ऑफ़र दिया जाए, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन टूट जाए, इंडिया अलायंस छोड़ दें, ऐसा मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो स्थानीय राजनीति है, लोकल पॉलिटिक्स है, वो भी प्रभावित होगी बीजेपी के साथ जाने में। लेकिन डोरे डाले जा रहे हैं। अब खबर ये भी है कि अखिलेश यादव, जो इस वक्त कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, 37 एमपीज हैं, 37 सांसद हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया था एक तरह से अखिलेश ने, राहुल गांधी के साथ मिलकर। अखिलेश भी थोड़ा राहुल गांधी से नाराज़ हैं। राहुल गांधी से क्या कहूँ, राहुल गांधी के जो लोग हैं, जो चापलूस राहुल गांधी को घेरे रहते हैं, उनकी बातों से, उनके एक्शन से अखिलेश यादव कंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल। और आज इस तरह की खबर भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी पहली बार संसद में जब प्रदर्शन चल रहा था एसआईआर का, वोटर लिस्ट को लेकर रिवीजन का, उस वक्त कांग्रेस से उसने दूरी बनाई। पहली बार संसद के बाहर जब प्रदर्शन चल रहा था तो कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस से दूरी बनाई समाजवादी पार्टी ने। अब एक बड़ी घटना कह सकते हैं आप इसको। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो चाचा हैं अखिलेश के, रामगोपाल यादव, उनको कहीं ना कहीं अमित शाह की लॉबी, मोदी की लॉबी उनको थोड़ा सा प्रेशर में ला रही है। कह रही है कि भाई भतीजे से कहो कि कांग्रेस से दूर रहें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाएं। इस तरह की मैसेजिंग अखिलेश के साथ हो रही है। डिसीजन अखिलेश को लेना है, पार्टी के सुप्रीमो हैं मुलायम सिंह के बाद, उन्हीं को डिसीजन लेना है। लेकिन एक चीज़ है, रडार पर हैं मिस्टर मोदी के, मिस्टर शाह के, अखिलेश यादव।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव टूट कर जो है वो मोदी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ चलेंगे, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो उनका एक आप कह सकते हैं बेस वोट है, वो उनसे जुदा हो जाएगा, तो वो एनडीए में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ कांग्रेस से दूर रह सकते हैं। और शाह जैसा खिलाड़ी यही चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। देखना होगा क्या होता है। अब कहीं ना कहीं यही स्थिति जो है वो ममता दीदी के साथ भी है। ममता दीदी भी 30% वोट है उनके पास, मुस्लिम वोट है। 30% बंगाल में जो वोट मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं ममता का ही वोटर है। तो बीजेपी तो नहीं जा सकती ममता बनर्जी, लेकिन हाँ कांग्रेस से दूरी ममता बनर्जी मेंटेन कर रही हैं। और जिस प्रोटेस्ट में आज समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ नहीं थी, कांग्रेस के साथ नहीं थी, उसी प्रोटेस्ट में, उसी प्रदर्शन में ममता बनर्जी भी आज नहीं थी कांग्रेस के साथ। ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, राहुल गांधी से नहीं, राहुल गांधी के जो चापलूस ब्रिगेड है जिसमें ये साहब हैं अधीर रंजन चौधरी, इनसे भी प्रॉब्लम है और भी कई नेताओं से प्रॉब्लम है। तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी, या यूं कहें टीएमसी और कांग्रेस के बीच में दूरी बढ़ाना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह। अब इंडिया अलायंस में मैं शरद पवार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, मजबूत खिलाड़ी, मजबूत स्तंभ हैं, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ इंडिया अलायंस। अब उनकी जो बेटी हैं सुप्रिया सूले, कहीं ना कहीं मोदी जी के टच में। मोदी जी ने अभी उनको पिछले दिनों विदेश भी भेजा था डेलीगेशन का हेड बना के। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ शरद पवार की, क्योंकि उम्र का असर है, तबीयत भी नासाज है। मैं बात कर रहा हूँ एक और खिलाड़ी जो है इंडिया अलायंस के, बिग प्लेयर, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे आप कह सकते हैं महाविकास अघाड़ी जो बनी, जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं महाराष्ट्र में, महाविकास अघाड़ी के वो एक स्ट्रांग पिलर रहे। लेकिन राहुल गांधी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया। उद्धव ठाकरे वहीं से नाराज हैं, और जब कोई नाराज होता है तो मोदी जी को खबर लग जाती है, और इस नाराजगी को कहीं ना कहीं वो और बढ़ाते हैं। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से मिला दिया गया, देवेंद्र फडणवीस ने मिला दिया। अब मोदी चाहते हैं कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं तो शिंदे को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंका जा सकता है। जितना इस्तेमाल शिंदे का होना था हो गया। तो शिंदे को बाहर करके, एग्जिट करके उद्धव ठाकरे अंदर आ सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं। वैसे भी एक केस है शिवसेना का जो कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इस केस के नतीजे का बीजेपी इंतजार कर रही है। अगर ये केस उद्धव ठाकरे के फेवर में जाता है तो हो सकता है ठाकरे साहब वापस आ जाएं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जिद्दी हैं, एक बार जिद पकड़ ली तो पीछे नहीं हटते हैं। हो सकता है इंडिया अलायंस में रहें, भले ही कांग्रेस से थोड़ी बहुत डिफरेंसेस रहें। अब दोस्तों, जिन नेताओं का मैंने नाम लिया अभी, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या उद्धव ठाकरे हो, 36 का आंकड़ा तो इनका बीजेपी से है, लेकिन इनके संबंध कांग्रेस से भी बहुत अच्छे नहीं आप कह सकते हैं। और मोदी सिर्फ इतना चाहते हैं, ये भले ही एनडीए में ना आए, जैसे अखिलेश यादव आ ही नहीं सकते, ममता बनर्जी आ ही नहीं सकती, हेमंत सोरेन आ सकते पॉलिटिकली अगर इक्वेशंस देखें, या फिर हो सकता है उद्धव ठाकरे आ सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं आ सकते, लेकिन दूर रह सकते हैं कांग्रेस से। और यही मोदी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस से बाहर आ जाएं, अलग मोर्चा बना लें, इंडिया अलायंस को मजबूत ना करें, कांग्रेस को मजबूत ना करें। बहरहाल ये तो आप कह सकते हैं मोदी की स्ट्रैटेजी है, लेकिन असली जो स्ट्रैटेजी है, जो असली टारगेट है, वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है, रीजनल पार्टी विकल्प नहीं है। डर कांग्रेस से ही लगता है कि कांग्रेस कहीं धीरे धीरे 99 पे खड़ी है, 99 से 150 पे ना पहुंच जाए, तो मोदी जी के लिए मुश्किल हो सकती आगे चलकर। कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और बार बार अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि कांग्रेस के 2 टुकड़े होंगे, कांग्रेस विभाजित होगी, कांग्रेस में फूट है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, खुद बोलते हैं पार्टी के मुख्यालय पर। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। अब मोदी जो कहते हैं कभी कभी वो करते हैं जहां उनको अपना फ़ायदा दिखता है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो नया केस, फ्रेश केस जो रजिस्टर हुआ है, दिल्ली पुलिस ने किया है ईडी की रिपोर्ट पर, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, नेशनल हेराल्ड मामले में, इसमें
बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सोनिया और राहुल को जेल भेजा जाए, और अगर जेल भेजा जाता है एक प्रेशर होगा और उस समय पार्टी के अंदर जो विद्रोह है उसको उभार दिया जा सकता है। कितना सफल होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि राहुल गांधी खुद में मोदी से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, ये फैक्ट है। पीछे हटने वाला ये बंदा नहीं है, लेकिन इसके जो सलाहकार हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। आगे मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जो फाइनल इक्वेशन लोकसभा का है वो ये है कि मोदी अभी भी अल्पमत में है, 240 पर हैं, 236 पर अपोजिशन है, इंडिया अलायंस है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, कुछ भी खेल हो सकता है, और इसीलिए इंडिया अलायंस को वो तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस भी उनके टारगेट पे, बाकी नेता भी टारगेट पे। स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने रखी। देखना ये कि क्या मोदी और शाह इस साजिश में अल्टीमेटली आखिरकार कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसलिए मैंने आज 3 एक्सपर्ट्स को बुलाया। अनिल त्यागी हैं, पिछले 40-50 वर्षों से कांग्रेस पर फोकस किया हुआ है उन्होंने। अभिषेक हैं, जिनसे मैं हेमंत सोरेन के बारे में पूछने जा रहा हूँ। अखिलेश यादव के बारे में और ममता के बारे में मैं उमाकांत जी से पूछूंगा। इन लोगों को सुनिए और ज़मीन पर क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑपरेशन इंडिया अलायंस अगर इस तरह का खेल हो रहा है तो इस देश की राजनीति में आगे चलकर कुछ बड़ा होने वाला है। अभिषेक बाबू, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हेमंत सोरेन, जो एक आप कह सकते हैं मजबूत पिलर इंडिया अलायंस के, राहुल गांधी से भी उनके अच्छे संबंध, लेकिन क्या बिहार में जिस तरह से टिकटों को लेकर नाराजगी रही, क्या हेमंत सोरेन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए आपको दिख रहे हैं? ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं कांग्रेस से? दीपक जी, हेमंत सोरेन बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये फिलहाल इस पर पक्के तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी से या इंडिया गठबंधन से वो दूर हो रहे हैं या दूरी बनाते दिख रहे हैं, ये बात पक्के तौर पर जरूर कही जा सकती है। और पक्के तौर पर इसलिए कही जा सकती है क्योंकि बिहार में हेमंत सोरेन को एक पार्टनर के तौर पर देखा गया। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक चुनाव के पहले सीट शेयरिंग को लेकर पटना में होती थी, जेएमएम के प्रतिनिधि वहां जरूर मौजूद रहते थे। अचानक उनको उनकी इच्छित सीटें नहीं दी गई, वो 2 या 3 सीटें मांग रहे थे। उसके बाद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ले लिया और हेमंत सोरेन ने दूरी बना दी। अब चूंकि आपने संसद भवन के डेमोन्स्ट्रेशन का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ कदमताल करती हुई नजर नहीं आई है। इसके साथ साथ आप यदि देखें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वहां पर राज्यसभा का चुनाव होना है और राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटें चुनी जानी है। 28 विधायकों पर 1 सीट चुनी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास 28 का नंबर नहीं है, बीजेपी के पास केवल 21 का नंबर है। एक कोशिश बीजेपी की यही है कि पिछली बार जो उसके सांसद जीते थे 2 लोग, उनमें से कम 1 की सीट बचा ली जाए। इसके लिए हेमंत सोरेन की जरूरत पड़ सकती है। लोकसभा में भी हेमंत सोरेन के पास 2 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत चाहिए लोकसभा में। ये सारी और वैसे भी जो संसाधन है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो पैसा है जो बीजेपी दे सकती, जिसका नमूना जो है वो नायडू बाबू हैं, कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी संसाधन चाहिए। हेमंत सोरेन की बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं पैसे वाली जो कहीं ना कहीं उनको मदद की जरूरत भी है, दरकार भी है। खैर, हेमंत सोरेन पे बाद में बात होगी। मैं जरा अखिलेश यादव पे बात कर लूं, जो ताजी खबर है, बड़ी खबर है। लखेड़ा साहब, ये बात सही है कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस से दूरी बनाई संसद में? क्या कांग्रेस से दूरी बनाई आज? बिल्कुल सही है ये बात। मुझे ये रिपोर्ट मिली है कि वो आज प्रदर्शन में नहीं थे। कांग्रेस के साथ डीएमके थे, आरजेडी थे, बाकी लोग थे, लेकिन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखी। उसके क्या भीतरी कारण है उसके बारे में मैं और जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में जो बिहार का जो चुनाव हुआ है उसकी छाया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों पर पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी भीतर से, क्योंकि भाजपा मौके का फायदा उठाने में बड़ी माहिर है, तो वो भीतर से एक साइकोलॉजिकल दबाव पैदा करने की कोशिश करती है। और जो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का प्रेशर समाजवादी पार्टी पर भी है, हेमंत सोरेन पर भी है। आम आदमी पार्टी तो पहले अलग हो चुकी है, क्योंकि उनका एक गुप्त समझौता ऑलरेडी हो चुका है भाजपा से कि हम कांग्रेस के साथ कोई फ्यूचर में
कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज आपने कही कि आज अखिलेश यादव ने थोड़ी सी राहुल गांधी से संसद में दूरियां बनाई जब एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। मैं त्यागी जी के पास आऊंगा, मैं उनसे मुझे कमेंट लेना, लेकिन एक छोटी सी खबर और तस्दीक कर लूं मैं। क्या ये बात सही है, महाराष्ट्र में अभिषेक उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जब से एक हुए, क्या इंडिया अलायंस छोड़ के आने वाले समय में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बीजेपी में आ सकते हैं अगर पार्टी शिंदे से छीन के उनको वापस कर दी जाए? क्या इस तरह के कोई संकेत हैं, दीपक शुरुआती जी, संकेत? शिवसेना का नाम और निशान पाना उद्धव ठाकरे की पहली प्राथमिकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टी उनके पिता ने बनाई। तीर का चुनाव, तीर धनुष या तीर का चुनाव निशान उन्हें मिला, जी, उसके बाद पार्टी मिली। अब वो पार्टी छीन कर चली गई थी शिंदे के हाथ में। उधर शिंदे बीजेपी की नाक में दम किए हुए हैं, और बीजेपी की नाक में दम से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की नाक में दम किए हुए हैं। तो इस परिस्थिति में जी, आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के पास उद्धव ठाकरे को देने के लिए कुछ नहीं है, ये बात जरूर है। लेकिन यहां ओके, आने पर यदि पार्टी सिंबल, विधायक, सांसद अगर वापस मिल जाते हैं, तो उसके बाद आगे की राजनीति वो करने की सोचे कि किस तरह से की जा सकती चलिए। है। तो ये गुंजाइश तो बनती दिख रही है। एक बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है, और दोस्तों ये हकीकत भी है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन हम अगर कोई एक्सरे रिपोर्ट में अगर हमें कहीं कोई क्रैक दिख रहा है, कहीं कोई फ्रैक्चर दिख रहा है, तो चाहे डॉक्टर हो या मरीज हो, उस एक्सरे रिपोर्ट को डिनाई तो नहीं कर सकता है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। और वो क्रैक्स थोड़े थोड़े हेयर लाइन फ्रैक्चर दिख रहे हैं। अब ये कितने और गहराते हैं ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो फिर उद्धव ठाकरे के साथ साथ अखिलेश यादव हो, कहीं ना कहीं दूरियां हैं। त्यागी जी भाई, क्या है ये दूरी की वजह क्या है? क्या कांग्रेस डिलीवर नहीं कर पा रही? 60 सीटें मांगती है, 6 जीतती है, 70 सीट मांगती है, 7 जीतती है, दिल्ली में तो जीत भी नहीं पाती, 1 सीट भी नहीं मिली। क्या आपको लगता है डिलीवरी नहीं है कांग्रेस की, समथिंग इज रॉन्ग इन कांग्रेस, और इसीलिए आपको लग रहा है कि जो साथी हैं वो परेशान हैं? मैं मतलब फ्यूचर जो होने जा रहा है, भविष्य के सवाल बाद में करूंगा, मैं अभी तत्कालिक के जवाब जानना चाह रहा हूं। क्या समथिंग इज रॉन्ग इन कांग्रेस जिसकी वजह से अलाइज इनका मोह भंग हो रहा है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम? भाई ऐसी दोस्ती से फायदा क्या? दीपक भाई, डिलीवरी किसकी है? तेजस्वी यादव की डिलीवरी थी, अखिलेश यादव की डिलीवरी थी। कांग्रेस में किसी का कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बीजेपी डिलीवरी होने देगी तब ना डिलीवरी होगी पॉलिटिकल पार्टीज की। किस पार्टी की कितनी डिलीवरी होनी है, ये तो सर के मैकेनिज्म के बाद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना। किसकी 6 सीट आएंगी, किसकी 7 सीट आएंगी, किसकी 32 सीट आएंगी, किसी की 33 सीट आएंगी, ये तो भाजपा तय करने जा रही है ना। तो जब भाजपा ही तय करने जा रही है तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है, बताइए ना मुझे। कांग्रेस की सीटें कैसे बनेगी ये बताइए ना मेरे को। किसकी सीटें बनी? बिहार में पूरा जन आंदोलन खड़ा हुआ था, नतीजा क्या हुआ? हरियाणा में मैं 1 साल घूम कर के आया हूं, मुझे 2 बातें ये सुनने को मिली कि ऊपर तो मोदी को वोट देंगे, नीचे कांग्रेस को वोट देंगे। नीचे भी बीजेपी को बोले, सुपड़ा साफ हो गया। तो जो बीजेपी चाह रही सीटें तो उतनी ही आएंगी ना, उससे ज्यादा सीटें नहीं आ सकती। तो उसमें कांग्रेस के नेतृत्व की जरूरत ही कहाँ है, मेरे को बताइए ना। कांग्रेस नहीं, लेकिन गड़बड़ता है कांग्रेस। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर, या कांग्रेस की जो अपनी इंटरनल राहुल गांधी की जो किचन कैबिनेट है, कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं कर पा रही, नंबर 1? और नंबर 2, कांग्रेस में बहुत से लोग अंदर ही अंदर नाराज हैं, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मौज लेते हैं, नरेंद्र मोदी मजा लेते हैं, वो कहते हैं भाई कांग्रेस का नहीं नहीं नहीं, विभाजन देखिए तय है, क्या, कांग्रेस के टुकड़े तय मैं है, और शशि थरूर को आगे कर दिया जाता है, किसी और को आगे कर दिया जाता है। ये जो सारी चीजें हैं कांग्रेस में, इज समथिंग इज रॉन्ग? क्या आपको लगता है कि कुछ नाराजगी है? नहीं, देखिए क्या दीपक भाई, राहुल गांधी के गेम को समझिए। राहुल गांधी ने 20 साल लगा के अभी पार्टी बड़ी मुश्किल से अपने कब्जे में की है। पार्टी अभी कब्जे में आई है, नेता अलग है। राहुल गांधी की गलती एक है कि जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उनको ही राहुल गांधी नेता बनाना चाहते हैं। नेता बनने में तो 40 साल से 50 साल का समय लगता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में कोई दुविधा नहीं है। दुविधा राहुल गांधी के सलाहकारों में है, और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स का जो इंटर डायनेमिक्स है कि 7-8 लोग जिसको जगत ग्रुप कहते हैं,
वही कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे या पॉलिटिकल फेसेस चलाएंगे? क्योंकि जो राहुल गांधी के चारों तरफ आभा मंडली है 8 लोग, उनको तो कोई नहीं जानता देश में। उनको कौन जानता है, आप मेरे को बताइए। जो बाकी पॉलिटिकल, अब खड़के ये जब ये कहते हैं कि मैं हाईकमान से पूछ के बताऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी अगर हाईकमान नहीं है तो फिर हाईकमान कौन होगा? ठीक। राहुल गांधी को सॉर्ट आउट करना है आने वाले दिनों में। ये जगत ग्रुप से मंडली चलानी है, पॉलिटिक्स चलानी है, या पॉलिटिकल फेसिस से पॉलिटिक्स चलानी है। मैं लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, लास्ट राउंड है, सिर्फ मेरे पास 2-2 मिनट का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि कांग्रेस का विभाजन होना तय है, कांग्रेस के टुकड़े होंगे, कांग्रेस के पीछे नरेंद्र मोदी क्यों पड़े हुए हैं? मतलब वो केजरीवाल को माफ कर सकते हैं, वो किसी अखिलेश यादव को माफ कर सकते हैं। अखिलेश यादव के यहाँ ना कोई ईडी है ना सीबीआई है। वो ममता बनर्जी को ईडी सीबीआई से मुक्त कर सकते हैं, कांग्रेस को नहीं कर सकते। तो ये क्या वजह, कांग्रेस पर ही टारगेट क्यों है? व्हाई कांग्रेस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मिस्टर मोदी? देखिए हर हमारे देश की राजनीति का हमेशा 10-15 साल का एक ऐसा फेज आता है कि राजनीति की दशा दिशा बदलती है। भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता है कि आज नहीं तो कल अगर उनको रिप्लेस होगा कोई केंद्र की राजनीति से, उनका वो जो है उनका अस्त होगा, रिप्लेसमेंट होगा, अगर भाजपा रिप्लेसमेंट होगा, तो राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद की पार्टी, अखिलेश यादव, असम गण परिषद, डीएमके, कम्युनिस्ट या नवीन पटनायक ये थोड़ी रिप्लेस कर सकते हैं। भाजपा को अगर रिप्लेस राष्ट्रीय राजनीति में कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसका एक राष्ट्रीय विजन है, उसके पास देश की विदेश नीति के लिए थिंक टैंक है, उसके पास एक बृहद अर्थनीति है, उसके पास इंटरनल सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म है, एक एक्सपीरियंस और हर राज्य में मौजूदगी है। जी, हर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उनके हर जगह उनका कैडर है। तो एक और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी है कि इस देश में को अगर आप शासन करना चाहते हैं तो माइनॉरिटीज का भरोसा जीते बगैर आप इस देश की सियासत को नहीं चला सकते। और यही बीजेपी के पतन का आगे पीछे कारण होगा। और भाजपा को भी पता है कि क्षेत्रीय पार्टी हमें रिप्लेस नहीं कर सकती, हमें रिप्लेस करेगी तो कांग्रेस ही करेगी। तो सबसे बड़ा डर ये है। जी, गुड पॉइंट। इनका ये कहना है लखेड़ा साहब का कि भाई जो एक एक राज्य की पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हों या नवीन पटनायक उड़ीसा में हो, या फिर ममता बनर्जी बंगाल में हो, या स्टालिन जो है वो तमिलनाडु में हो, या फिर हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चला रहे हों इस वक्त झारखंड में। जितने भी छत्रप हैं, जितने भी रीजनल लीडर्स हैं, सबके पास एक एक राज्य है, और एक राज्य से आप इतनी बड़ी सरकार केंद्र की रिप्लेस नहीं कर सकते। तो विकल्प जो है बीजेपी का वो कांग्रेस ही है। इसलिए इंडिया अलायंस को कमजोर करो, गठबंधन को कमजोर करो और कांग्रेस को कमजोर करो। क्या आपको लगता है अभिषेक कि कांग्रेस के भीतर केसी वेणुगोपाल को लेकर या जो साउथ लॉबी है उसको लेकर एक नाराजगी एग्जिस्ट करती है, लोग नाराज हैं, एक बड़ा कारण है कांग्रेस की इस विफलता का? देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं उसमें एक बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि नॉर्थ इंडिया, हिंदी भाषी भारत, यहां पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार फेल हो रही है, उसके लिए ऐसे लोगों की मौजूदगी या नीति नियंत्रण ऐसे लोगों के हाथों में चला जाना एक बड़ा फैक्टर बन गया है, जो नॉर्थ के मिजाज को नहीं समझते, जो यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश के मिजाज को नहीं समझते, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मिजाज को नहीं समझते, उत्तराखंड, हिमाचल के मिजाज को नहीं समझते, झारखंड, दिल्ली को नहीं समझते। तो ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बना भी रहे हैं, और कैसे यहां पर अपना स्पेस क्रिएट किया जाए ये वही लोग तय कर रहे हैं जिनको यहाँ की एबीसीडी नहीं पता है। तो इसको लेकर उत्तर भारत के नेताओं में एक चिंता तो है। सवाल यह है कि नेतृत्व के सामने जाए कौन, और मुहावरों के अर्थ में कहें तो बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर है। त्यागी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं, क्योंकि आप तो कांग्रेस को 40-50 वर्षों से देख रहे हैं। जब हम सोनिया गांधी को देखते हैं, सोनिया गांधी 2001-2002 वाजपेयी सरकार के टाइम पूरी तरह साइडलाइन थी, विदेशी का मुद्दा था, बहुत सी चीजें थी और वो चुप रहती थी। लेकिन चुप रहने के बावजूद उनकी जो एडवाइजर्स थे, जिसमें अहमद पटेल थे और भी बहुत से उनके साथ लोग काम करते थे,
वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देते थे सोनिया गांधी को, और यही वजह थी कि सोनिया गांधी की टीम मजबूत थी, और वाजपेयी जब शबाब पर थे, अडवाणी शबाब पर थे, तब उनको हराया उन्होंने, तब हराया कि वाजपेयी भी स्तब्ध रह गए। क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी अपनी माँ से थोड़ी नसीहत लें, अहमद पटेल तो नहीं रहे लेकिन अहमद पटेल जैसे लोग अभी भी कांग्रेस में हैं, जो चाणक्य हैं, इस तरह के लोगों को अगर साथ लिया जाए, थोड़ा सा रिशफल करें, तो बात बन सकती है त्यागी जी, कांग्रेस इंप्रूव कर सकती है? देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी के सामने जो है ना, टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी ड्रिवन लीडरशिप का द्वंद्व है। जो पुरानी पौध है जिसकी बात आपने की, तब तक टेक्नोलॉजी आ रही थी, टेक्नोलॉजी का पूरा आमूलचूल समूल हमला नहीं हुआ था देश पे। अभी ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, और कांग्रेस के जो नेता हैं, बहुत सारे नेता अभी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है। और राहुल गांधी जो पीपीटी से बात नहीं करता, जो व्हाट्सएप से बात नहीं करता, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं जानता, उसके साथ कुछ रास्ता बनता नहीं राहुल गांधी का, मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी बिल्कुल 22वीं सदी की स्पीड में है। उनको लग नहीं रहा अभी राहुल गांधी का प्रॉब्लम क्या है। देश अभी भी 19वीं सदी में है और राहुल गांधी 22वीं सदी में जाने की तैयारी में। गैप है, स्पीड राहुल गांधी की बहुत तेज है, वो गैप लीडरशिप में भी है। राहुल गांधी जिस स्पीड से चलना चाहते हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम जो है ना, वो नहीं है राहुल गांधी के पास। और मैं एक बात और बता रहा हूं आपके माध्यम से, कि जो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये जो सारी रीजनल पार्टीज कर रही हैं, अगर इसको ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखेंगे तो सवाल ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया जब नाम की जो चीज है, भारतीय गणराज्य जिसको कहते हैं, अगर यही राजनीति चलती रही, वो भी खतरे में हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, तो यूनियन ऑफ इंडिया नाम की जो चीज है, उस पे खतरा हो सकता है। कल को आने वाली ताकतें इसी के इंतजार में है, और बीजेपी अगर उसके ट्रैप में है, तो ये बहुत गंदा गेम है राजनीति के हिसाब से। राहुल गांधी आएंगे जाएंगे, मोदी आएंगे जाएंगे, ये बात दीगर है, लेकिन ये गेम खराब है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत खतरनाक गेम है जो हो रहा है। राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं अनिल त्यागी, 50 बरस का तजुर्बा है, और राजीव गांधी के टाइम पे इनकी भी रिपोर्टिंग शबाब में थी, लेकिन इनकी एक बड़ी सलाह ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की जो टीम है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो कहीं ना कहीं 22वीं सदी की तरफ फोकस कर रही है। देश में जो राजनीति है वो 19वीं सदी की है, 19th सेंचुरी। मोदी कहीं ना कहीं समय को पीछे ले जा रहे हैं, और राहुल गांधी समय को बहुत ज्यादा वक्त से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन एक जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं, उनका एक चीज मानना है कि राहुल गांधी अगर कहीं ना कहीं शफल करते हैं, रिशफल करते हैं, अगर कांग्रेस के जो पुराने खिलाड़ी हैं, अभी भी कांग्रेस में कई अहमद पटेल जैसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो डिलीवरी करते हैं, अगर उनकी मदद ली जाए तो नेता में बुराई नहीं है, सलाहकार बुरे हैं राहुल गांधी के, बहुत सी चीजें हो सकती। और तीनों पैनलिस्ट, क्या पूरा देश मानता है, नरेंद्र मोदी भी मानते होंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस देश को, अगर आप कांग्रेस माइनस कर दोगे तो इस देश का क्या हाल होगा, जो अभी इन्होंने बताया। कांग्रेस उतनी ही जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस एक शंकर जी की बारात है, सबको साथ लेके चलती है। वो चाहे माइनॉरिटीज हो, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दक्षिण भारत में तमिल बोलने वाले लोग हों, या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, वहां की जनजातियां, इस पूरे देश को एक फैब्रिक में, एक रंग में अगर कोई रंग सकता है इंद्रधनुष जैसे, तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस इस देश की जरूरत है। फिलहाल मोदी उसको तोड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी अगर कुछ चीजें ठीक करें तो ही कैन फाइट बैक। लखड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। त्यागी साहब, समय कम था लेकिन आपको लोग सुनना चाह रहे थे, माफी चाहूंगा, समय की सीमा है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कुमार कि आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।